जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताएंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या? ध्यान से देखें। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखें फिर से। प्रत्येक भाज्य संख्या, तो हम भाज्य संख्या समझें। भाज्य संख्या आप संख्या जानते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इत्यादि होती है। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सॉरी, एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हमें देखना है प्रत्येक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए। अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए। अब पहली संख्या हम देख रहे हैं 1। तो 1 हमारी न भाज्य है न अभाज्य है। इसको हम 1 को न भाज्य कहेंगे न अभाज्य कहेंगे। ये 2 को देखें तो 2 हमारा सिर्फ 2 से कटेगा, माने अपने से कटेगा, अतः ये क्या हुआ? यह अभाज्य हुआ। 3 को देखें तो 3 भी केवल 3 से कटेगा, यह अभाज्य हुआ। 4 को देखें तो 4 में हमारा 2 का भाग चला जाएगा। 4 में 2 का भाग चला जाएगा, अर्थात यह अपने के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह क्या हुआ? भाज्य। 4 क्या हुआ? भाज्य। 5 को देखें तो 5 सिर्फ 5 से विभाजित होगा, अतः यह क्या हुआ? अभाज्य। 6 को देखें तो 6 में हमारा हम 2 से विभाजित 6 को 2 से विभाजित कर सकते हैं और 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, अतः 6 क्या हुआ? भाज्य हुआ। 7 को देखें तो 7 भी हमारा क्या हुआ? अभाज्य हुआ। 8 हमारा भाज्य हो जाएगा क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 9 भी भाज्य हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 10 भी भाज्य हो जाएगा क्योंकि उसमें 10 में 2 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा। 11 अभाज्य होगा। 11 के बाद 13 अभाज्य होगा। 13 के बाद देखेंगे 17 अभाज्य हुआ। इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हुई। क्या हुई? अभाज्य संख्या हुई। अब तो भाज्य क्या मिला? भाज्य हमारा जो हुआ, भाज्य संख्या मिली हमारी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिली? 4। फिर 6 मिला, फिर आपका 8 मिला, 9 मिला, 10 मिला, 12 मिलेगा इत्यादि। तो जो संख्याएं अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाएं उसे हम भाज्य कहेंगे। जो संख्या सिर्फ अपने से विभाजित होगी उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, महत्वपूर्ण चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो करा प्रत्येक भाज्य संख्या, अर्थात जैसे 4 6 8 9 10, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यानी इसको जो है इस अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम 4 को देखें, 4 भाज्य संख्या है तो 4 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, फिर 2 से विभाजित कर सकते हैं, यानी 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2। 6 को देखें तो 6 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं और 3 से, यानी 6 बराबर 2 गुणे
3। 8 को देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यह भाज्य संख्या है। देखिए एक चीज और है, 8 को आप कहोगे तो 4 गुणे 2 भी होगा, 4 गुणे 2 होगा जरूर, लेकिन ये 4 अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसलिए हम इसको 4 को भी अभाज्य बनाएंगे, 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 करेंगे। ठीक है, तो कहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे हमारा 6 है तो 6 को हम 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं और 6 को 3 गुणे 2 भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 2 गुणे 3 लिखें चाहे 3 गुणे 2 लिखें, माने क्रम का कोई मतलब नहीं है। और अद्वितीय का मतलब हुआ कि जो 6 का गुणनखंड हुआ अभाज्य गुणनखंड, वह 2 और 3 के अलावा अन्य कोई नहीं होगा। सिर्फ 2 और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही प्राप्त होगा। हम जैसे 15 को देखें तो 15 का गुणनखंड जो करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 3 गुणे 5। तो इस 15 जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, हमने कोई भाज्य संख्या लिया, जैसे 15 लिया तो इसको करा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो ये 3 और 5 क्या मिले हमारे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य यह जो गुणनखंड प्राप्त हुआ करा यह अद्वितीय होगा, यानी 15 का गुणनखंड 3 और 5 के अलावा अन्य कोई नहीं होगा, अद्वितीय होगा। और इस आने वाले जो क्रम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 15 को हम 3 गुणे 5 लिखें चाहे 5 गुणे 3 लिखें। क्लियर हो गया बेटा? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एक प्रश्न है आपका, प्रश्न आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। करा क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए जिसके लिए 4 घाते n अंक 0 पर समाप्त होता है। यह आपको देखना है कि यह n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घाते n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसको देखें, जहाँ n क्या है, यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। करा कि ऐसा कोई n प्राकृतिक संख्या है, ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए 4 घाते n का मान जब निकालें तो उसके इकाई में क्या हो जाए? उसके इकाई में क्या हो जाए? 0 आ जाए। जैसे हम 4 घाते 1 लिखें, 4 घाते 2 लिखें, 4 घाते 3 लिखें, n का मान कुछ भी रखें, कोई रखें, तो क्या ऐसा कोई मान आएगा कि इसका मान इकाई में 0 आ जाए? इकाई में क्या आना चाहिए? 0। तो बेटा हम जानते हैं कि जब किसी संख्या की इकाई में 0 तभी आएगा। सपोज हम देखें
10, देखें 30, और देखें 20, और देखें 120। तो इकाई में जीरो देखिए है यहाँ पे, तो इसका जरा गुणनखंड करें तो आप देखेंगे 2 गुणे 5 आएगा। इसका गुणनखंड करें तो 2 तिहाई 6 पंजे 30 आएगा। इसका देखें तो 2 दूनी 4 पचे 20 आएगा। इसको देखें तो 2 कटा, फिर 2 गुणे 2 120 का देखिए, 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इकाई में जब जीरो आएगा तो निश्चित रूप से उसके अभाज्य गुणनखंड में आएंगे 2 और 5। क्या आएंगे? 2 और 5। देखिए यहाँ भी 2 और 5 आया, यहाँ भी 2 और 5 आया, यहाँ भी 2 और 5 आया, यहाँ भी 2 और 5। तो 2 और 5 निश्चित रूप से क्या होगा? आएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि मान लीजिए इनका कोई ऐसा मान है जिसके लिए 0 पर समाप्त होगा। तो 0 पर जब समाप्त होगा तो 4 घाते n का जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 4 को देखें तो 2 गुणे 2 हो गया घाते n। तो यदि वो 0 से समाप्त होता तो उसमें क्या आता? 2 और 5 आता, 2 भी आता और 5 भी आता। लेकिन यहाँ पे क्या 5 आया? बोलो क्या 5 आया? सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया। 0 पे समाप्त होता तो 2 और 5 दोनों आते, यहाँ भी सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अतः 4 घाते n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसका हल लिखेंगे, देखेंगे 4 घाते n बराबर, तो 4 का खंड करें तो 2 गुणे 2 घाते n। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं या पाते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त हो रहा है, केवल 2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। बोलो अभाज्य गुणनखंड 5 है? अभाज्य गुणनखंड आया 5? 5 इसमें आया? बताइए, नहीं आया। 5 4, यहाँ 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंड, बोलो अभाज्य 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। फिर देखिए इसको लाएंगे, इसको यहाँ 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5, बोलो भाई 5 नहीं है। अतः 4 घाते n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। फिर से देखिए 4 घाते n का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 4 का 2 गुणे 2 किया घाते n। तो बेटे देखो जब 0 पे समाप्त होगा तो इस 4 घाते n के जो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए थे, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया। अतः यह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए 4 घाते n 0 पर समाप्त हो। अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 घाते n 0 पर समाप्त हो। ठीक है बेटा। अब हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल को लगाएंगे।
प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला का पहला है 140। क्या है? 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। तो 140 को देखें तो भाई इकाई में 0 है, तो इकाई में अगर 0 होता है तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। अतः यह 2 से विभाजित होगी। 2 7 14, 0, फिर 0 आया, फिर 2 से विभाजित होगा। 2 3 6, 2 5 10, फिर कैसे होगा? 5 से 35, फिर किससे होगा? 7 से। आपके दिमाग में यह होगा कि भाई 140 को हम 4 से काट दें। 4 3 12, 2 0 4 5 20, 5 से काट दें, 5 से 35, 7 से। यह भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पे 4 अभाज्य नहीं है। हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? अभाज्य गुणनखंड। 140 का क्या निकालना है? का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा हुआ, यह नहीं हुआ। क्या हुआ? 2 × 2 × 5 × 5। तो यह हुआ 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 2, 1 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, 2 घाते 2 × 5 × 7। दूसरा क्वेश्चन देखें, 156 का। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 इकाई में 2 है। इकाई में 2 है तो वह संख्या 2 से, इकाई में 6 है। तो जब इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से कट जाती है। तो यह संख्या 2 से हमारी कट जाएगी। 2 से काट दें, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटें, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काट दें, 3 इकाई 3, 3 3 9, फिर कैसे? 13 से। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 3 × 13। इसको लिख देंगे 2 घाते 2 × 3 × 13। यह अभाज्य गुणनखंड हुआ और उसको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक बेटा। नंबर 3 देखें, 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। थर्ड वाला। तो 3825। अब देखो इकाई में 5 है, तो बताओ ये 2 से कटेगा? इकाई में 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो 2 से कटता। ये 2 से नहीं कटेगा। इसके अंकों के योग को देखो, 5 2 7 7 8 15, 15 3 18। यदि अंकों का योग यानी क्या है? 18। यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, अर्थात ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखें 7 5 12, 12 3 15, फिर 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो 5 2 7 4 11, अंकों का 11 आ गया था, ये 3 से नहीं कटेगा। इकाई में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 8 40,
2 5 25 बचा 25। फिर 5 से 5 इकाई 5, 3 5 5 सत्ते 35, फिर कैसे 17 से। तो इस तरह से हुआ 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिख देंगे 3 घाते 2 गुणे, बोलो 5 घाते कितना, एक यहाँ एक यहाँ, तो 5 घाते 2 गुणे 17। ठीक बेटा। चौथा सवाल देखें। चौथा, एक पहले का चौथा आपका है 5005। 5005 को देखना है। तो देखो इकाई में 5 है, तो इकाई में 5 है तो निश्चित रूप से यह 5 से कटेगी। 5 से काट दें, 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब जरा देखें अंकों, अब यहाँ इकाई में 1 आ गया तो 2 से कटेगा नहीं। अंकों का योग 2 आ रहा है, 1 1 2, यानी 3 से भी नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से नहीं कटेगी फिर 4 से कटने का सवाल ही नहीं उठता। माने 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटा, 5 से भी अब नहीं कटेगा। अब 2 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखें तो 7 इकाई 7, 3 0, देखो 7 इकाई 7, क्या बचा 3 0, 7 चौक 28, 2 बचा 1, 7 तरीके 21, कितना आ गया 143। अब देखो ये कैसे कटेगा, 7 के बाद 8 से कटेगा नहीं। 9 से देखें, 9 इकाई 9, क्या बचा 5 53, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा, 11 इकाई 11, क्या बचा 3 3, 11 3 33, फिर कैसे काट दें, बोलो 13 से। तो इस तरह से हमारे अभाज्य गुणनखंड आपको मिल गए, यानी 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। हम चाहते तो इसको पहले 7 से भी काट सकते थे, हम चाहते तो पहले 11 से भी काट सकते थे। यहाँ क्रम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा। अगला देखें, पांचवा को देखें, 7429। 7429, इसको देखें। इकाई में 9 है तो बताओ 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखो तो अंकों को जोड़ो, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए इकाई में 0 5 हो। जब 2 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखें तो 7 इकाई 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। इसको देखें 11 से देखें, अभी देखना पड़ेगा। 11 छक्का 66, क्या बचेगा, बोलो 11 छक्का 66, 8 बचेगा। 11 77, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटा। 13 से देखें, 7429 भागे 13, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 13 पचे 65, 14 में से 5 गया 9 2। अब बताओ 13 सत्ते 91, कटा नहीं कटा।
13 से नहीं कटा, जब 3 5 से नहीं कटेगा तो 15 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा था तो 14 से भी नहीं कटेगा, 17 से देखें 17 तो 7429 भाग 17, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6 2, 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 तिया 51, घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब 17 साते 119, 119 यानी कैसे काटा 17 से, 17 से काट दें कितना बार गया 437 बार। अब देखिए अब कैसे कटेगा, 19 से देखें, 19 से 19 का पहाड़ा पड़े तो 19 के 19, 19 दूना 38, 2 बार गया, 5 से बचा, 19 तिया 57, फिर 23 से काट दें तो इस तरह से आ गया आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक बेटा, तो इस तरह से आपको हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल लगाया, बताया आपको। अब हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल बताएंगे। उसको बताने के पहले जरा हम लसा मसा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 और 15 का HCF निकालिए तथा LCM निकालिए। HCF निकालना है और LCM निकालना है, और ये गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालना है। तो 12 का हम खंड करेंगे तो 12 का होगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 3। 15 का देखें तो 15 का 3 गुणे 5। ठीक, तो अब जरा देखें HCF देखें, HCF तो HCF के लिए दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में शामिल होगा, वही हमारा HCF हुआ। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 घात है, तो 3 घाते 1 कॉमन हुआ अर्थात 3 हुआ। 3 घाते 1 बराबर 3 हुआ। LCM को देखें, LCM में हम सबको लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। 2 को देखें तो 2 का कितना घात है, 2 घात है, तो 2 घाते 2 गुणे। 3 के घात को देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 ही बार लेंगे। 3 के दोनों में भले है लेकिन हम क्या बार लेंगे, 1 बार। 3 गुणे, अब क्या बचा, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब क्या बचा 5। तो अब ये गुणा करें, 2 घाते 2 का मतलब 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। बताओ 2 घाते 2 माने 4 हुआ, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। तो इस तरह से HCF निकल गया हमारा। और क्या, LCM। जरा हम दोनों का गुणा करें। अच्छा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो क्या मिला बताओ। ये पहली संख्या हमारी 12 थी, दूसरी संख्या क्या थी 15 थी। 12 गुणे 15, 12 पंजे 60, 12 का 12 6 18, क्या मिला 180। अब जरा HCF गुणे LCM करें, चाहे LCM गुणे HCF करें, LCM गुणे HCF, इसका गुणा करके देखें
तो एलसीएम 60 गुणे एचसीएफ क्या है 3, गुणा कर दीजिए 3 शून्य 0 3 6 18। तो क्या मिला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो मान आया 180, एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान आया कितना 180। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी यहां पे हमको मिला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम को हम लसा कर सकते हैं, एलसीएम को क्या कहते हैं लसा शॉर्ट में, और गुणे मौस ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर लस गुणे मौस, या एलसीएम गुणे एचसीएफ कह सकते हैं।